10 नेता जो पहले बीजेपी के दुश्मन हुआ करते थे लेकिन आज वह खुद बीजेपी में हैं और इनकी कहानियां किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। नंबर 10, जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद नाम सुनकर शायद कुछ लोग सोच रहे हों यह कौन है, तो पहले थोड़ा परिचय। इनके पिता थे जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता, सोनिया गांधी के करीबी, और एक बार उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। यानी परिवार से ही कांग्रेस का खून। जितिन प्रसाद खुद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और धौरहरा से कांग्रेस सांसद रहे। मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रहे। इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, राहुल गांधी के खास दोस्त कांग्रेस के युवा चेहरों में गिने जाते थे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज में इनकी अच्छी पकड़ थी और बीजेपी के बारे में खुलकर बोलते थे। टीवी डिबेट में जाते थे और बीजेपी की नीतियों को एक एक करके काटते थे। मोदी जी की आलोचना करना इनका रोज का काम था। अब आओ 2021 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाले थे। 2022 में बीजेपी को एक जरूरत थी। ब्राह्मण समाज नाराज था। हाथरस कांड, विकास दुबे एनकाउंटर, इन सब के बाद ब्राह्मण वोटर थोड़ा दूर जा रहा था। बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा चाहिए था और जितिन प्रसाद को वो कांग्रेस के हाशिए पर जा रहे थे। 2014 और 2019 दोनों चुनाव हारे। पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जो पहले मिलती थी। दोनों की जरूरत एक दूसरे से पूरी हुई। जून 2021 में एक सुबह जितिन प्रसाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तस्वीरें खिंचाई और कांग्रेसी से बीजेपी वाले बन गए। कांग्रेस हैरान, राहुल जी हैरान और हम सब हैरान। जितिन जी बिल्कुल शांत। चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री बने। यानी जो पार्टी को रोज गाली देते थे उसी में मंत्री बन गए। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जितिन प्रसाद कोई आम नेता नहीं थे, पुरानी कांग्रेसी घराने से थे। इनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, एक विरासत का जाना था। राजनीति में विरासत भी बिकती है अगर सही खरीदार मिल जाए। लेकिन यह तो सूची की शुरुआत है, आगे और भी हैं जिनकी कहानियां और चौंकाने वाली हैं। अगला नेता वो जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था बीजेपी के साथ कभी नहीं। और फिर नंबर 9, आरपीएन सिंह, रणवेंद्र प्रताप नारायण सिंह। यह नाम थोड़ा लंबा है इसलिए सब बोलते हैं आरपीएन सिंह। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आते हैं। राजघरानों से ताल्लुक है। परिवार कांग्रेस का पुराना साथी। इनके पिता भी कांग्रेसी नेता थे। यानी घर में कांग्रेस की राजनीति पीढ़ियों से चली आ रही थी। आरपीएन सिंह 3 बार कुशीनगर से लोकसभा सांसद बने। मनमोहन सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, पेट्रोलियम राज्य मंत्री रहे। पार्टी में अच्छी पकड़ थी, राहुल गांधी के करीब थे। अब यह सुनो, एक बार एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, क्या आप कभी बीजेपी में जा सकते हैं? जवाब था, बिल्कुल नहीं, यह संभव नहीं है। मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरा परिवार सब कांग्रेस के साथ है। बड़े यकीन के साथ बोला। लेकिन राजनीति में जो जितने यकीन से बोलता है उसे उतनी ही जल्दी अपनी बात वापस लेनी पड़ती है। 2022 की बात है, जनवरी। यूपी चुनाव से महज कुछ हफ्ते पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस को झटका लगा, लेकिन इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूपी चुनाव में उन्होंने कुशीनगर की पडरौना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। यानी पार्टी भी गई और जीत भी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने पास रखा, संगठन में काम दिया। राजनीति में हर किसी का उपयोग होता है और जब उपयोग खत्म होता है तो फिर देखते हैं। आगे नंबर 8, और यह कहानी अलग ही लेवल की है। यह नेता कुर्सी पर बैठे बैठे 3 महीने में 3 पार्टियां बदल गए और कुर्सी एक पल के लिए भी नहीं हिली। नंबर 8, पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, चीन की सीमा से लगा हुआ, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील। यहाँ के मुख्यमंत्री थे नबाम तुकी, कांग्रेस के। 2016 में तुकी सरकार के अंदर ही बगावत हुई। पेमा खांडू जो कांग्रेस विधायक थे, तुकी की जगह मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री। यह जुलाई 2016 की बात है। अब देखो आगे क्या हुआ। सितंबर 2016, पेमा खांडू और 43 कांग्रेसी विधायकों ने मिलकर कांग्रेस छोड़ी, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। यानी पार्टी गई लेकिन सरकार चलती रही, क्योंकि ये 43 विधायक थे, बहुमत इनके पास था। दिसंबर 2016, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने बीजेपी में विलय कर लिया। यानी पेमा खांडू अब बीजेपी के मुख्यमंत्री। 6 महीने में कांग्रेसी मुख्यमंत्री से पीपल्स पार्टी वाले मुख्यमंत्री, फिर बीजेपी वाले मुख्यमंत्री। 3 पार्टियां, एक कुर्सी, 0 दिन बेकार। यह सुनकर तुम सोच रहे हो कि यह कैसे हुआ, कांग्रेस ने रोका क्यों नहीं? रोकने वाले थे नहीं। जब 43 में से ज़्यादातर विधायक ही साथ हों तो रोकेगा कौन? पेमा खांडू आज भी अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, और 2019 व 2024 दोनों चुनावों में वहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इन्होंने साबित किया, अगर विधायक तुम्हारे साथ हैं तो पार्टी का लेवल कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगला नेता जो
उन्हें उनकी अपनी पार्टी ने धकेला, अपमान किया और वो चले गए। नंबर 7, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के शेर, भारतीय सेना में कैप्टन रहे, शाही घराने से ताल्लुक, पटियाला रियासत, 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री 1992 से 1996 और फिर 2017 से 2021। इनकी छवि थी एक सख्त, अनुशासित और पाकिस्तान विरोधी नेता। जब भी पाकिस्तान की बात होती, कैप्टन साहब सबसे आगे होते और इस मामले में बीजेपी से भी ज़्यादा मुखर। लेकिन बीजेपी के साथ जाना वो अलग बात थी। उन्होंने 2017 में जब चुनाव जीता तब घोषणा की थी, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, बीजेपी पंजाब में पांव नहीं जमा पाएगी। यह उनका राजनीतिक स्टैंड था। लेकिन 2021 में क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इनकी लड़ाई चरम पर पहुंच गई। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कैप्टन साहब को यह मंजूर नहीं था और आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह कैप्टन साहब के लिए बहुत बड़ा अपमान था। इतने सालों की वफादारी, इतनी बड़ी जीत और अंत ऐसा। वो बाहर आए, उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम की नई पार्टी बनाई, 2022 का चुनाव लड़े, बुरी तरह हारे और उसके बाद 2022 में ही बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को पांव नहीं जमाने दूंगा वाला बयान अब सिर्फ पुराने अखबारों में मिलता है। कैप्टन साहब का यह सफर बताता है, इंसान नहीं बदलता, हालात बदलते हैं। जब पार्टी ने इज्जत नहीं दी तो उन्होंने भी पार्टी नहीं देखी। आगे नंबर 6, यह नेता इस पूरी सूची में सबसे उम्र दराज है। 85 साल में पार्टी बदली और कारण जो उन्होंने दिया वो सुनने लायक है। नंबर 6, एस.एम. कृष्णा, कर्नाटक की। इनका राजनीतिक करियर इतना लंबा है कि पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। 1968 में राजनीति शुरू की, लोकसभा सांसद रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे 1999 से 2004 तक। उस दौरान बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बनाने में बड़ा योगदान दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, यानी देश की विदेश नीति इनके हाथ में थी। सोनिया गांधी के बेहद करीबी, कांग्रेस में इनकी इज्जत थी, रुतबा था। लेकिन 2017 में 85 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब यह सोचो, 85 साल, इस उम्र में ज़्यादातर लोग घर बैठकर आराम करते हैं, पोते पोतियों के साथ वक्त बिताते हैं और एस.एम. कृष्णा पार्टी बदल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों छोड़ी तो उन्होंने कहा, कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जो नेहरू जी और इंदिरा जी के ज़माने में थी। पार्टी में दिशा नहीं है, नेतृत्व कमज़ोर है। यह एक बड़ा बयान था, क्योंकि जब खुद का 10 को पुराना साथी ऐसा कहे तो समझो बात गंभीर है। कांग्रेस ने कहा, इनका फैसला निजी है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो निजी नहीं था। कर्नाटक में बीजेपी को एक वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित चेहरा मिल गया और कांग्रेस ने एक और बड़ा नाम खो दिया। 85 साल में पार्टी बदलने का फैसला लेना आसान नहीं होता, इसके पीछे वर्षों की नाराजगी होती है। अगला नेता नंबर 5, इनकी पार्टी बदलने की कहानी थोड़ी और मसालेदार है, क्योंकि यह एक पार्टी से नहीं 2 पार्टियों से होते हुए बीजेपी तक पहुंचे। नंबर 5, नारायण राणे। नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे तीखा, सबसे आग उगलने वाला किरदार। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों से उठकर आए, शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता बने, फिर नेता बने। बाल ठाकरे की खास मुंबई में शिवसेना की ताकत बनाने में इनका बड़ा हाथ था। 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार में, लेकिन उद्धव ठाकरे से बढ़ती नहीं थी। बाल ठाकरे के जीते जी यह झगड़ा दब जाता था, लेकिन जैसे जैसे बाल ठाकरे का स्वास्थ्य कमजोर हुआ, राणे और उद्धव की खींचतान बढ़ती गई। 2005 में शिवसेना ने राणे को पार्टी से निकाल दिया। राणे बाहर आए और कांग्रेस में चले गए। सोचो, जो आदमी पूरी जिंदगी कांग्रेस को गाली देता आया, वो कांग्रेस में बैठ गया। कांग्रेस में रहे 14 साल, राज्य के मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और यह टीस उनके अंदर थी। 2017 में कांग्रेस से भी अलग हुए, खुद की पार्टी बनाई, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए, यानी शिवसेना, कांग्रेस, खुद की पार्टी, बीजेपी, 4 पड़ाव, एक जिंदगी। आज वो केंद्र सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं और उद्धव ठाकरे आज भी दोनों एक दूसरे के बारे में जो बोलते हैं वो टीवी पर सुनने लायक नहीं होता। दुश्मनी वही है, बस रंग बदल गए। राणे साहब का फंडा हमेशा एक रहा, जहां ताकत वहां राणे। इसे सही बोले या गलत, राणे साहब आज भी राजनीति में हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उनके विरोधी कई तो राजनीति से बाहर हो चुके हैं। अब नंबर 4, और यह नेता, इन्होंने अटल जी की सरकार से नाता तोड़ा, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला और फिर 2024 में ऐसे वापस आए कि पूरा देश देखता रह गया। नंबर 4, एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सुपर सीएम, तेलुगु देशम पार्टी के नेता। 1995 में एन.टी. रामाराव को, जो उनके ससुर थे, उनको हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। यह राजनीतिक चतुराई थी या विश्वासघात,
आंध्र में आज भी इस पर बहस होती है, लेकिन एक बात तो थी, चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक रूप से बेहद तेज हैं। 1999 में वाजपेयी जी को एनडीए सरकार में टीडीपी शामिल की। नायडू साहब सरकार के बड़े सहयोगी थे। 2004 में एनडीए से अलग होकर अकेले लड़े, हारे। 2014 में फिर से एनडीए में आए मोदी जी के साथ, और इस बार एक बड़ी मांग थी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना था और आंध्र को आर्थिक नुकसान हुआ था। यह वादा हुआ था, ऐसा नायडू साहब का कहना था। 2018 में वादा पूरा नहीं हुआ। नायडू ने एनडीए छोड़ा, खुलकर मोदी सरकार की आलोचना शुरू की। कहा, यह सरकार आंध्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। विपक्ष के साथ खड़े हुए ममता, कांग्रेस, अखिलेश सबके साथ मंच शेयर किया। मोदी जी को हटाना जरूरी है, यह बोला। 2019 में अकेले लड़े, आंध्र में बुरी तरह हारे। 175 में से सिर्फ 23 सीटें। वो 5 साल विपक्ष में बैठे, वो भी आंध्र ही के विपक्ष में। फिर 2024 आया, अब की बार वापस एनडीए में, और यह वापसी महज एक नेता की वापसी नहीं थी। 2024 में बीजेपी को 240 सीटें मिली। बहुमत के लिए 272 चाहिए। टीडीपी के 16 सांसद और जेडीयू के 12 सांसद, इन दोनों के बिना सरकार नहीं बनती। यानी जो नायडू 2018 में मोदी को आंध्र का दुश्मन बोल रहे थे, 2024 में वो सरकार बनाने की चाबी बन गए। और इस बार नायडू साहब को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन आंध्र को विशेष पैकेज मिला और राज्य में उनकी सरकार भी बनी। कुल मिलाकर नायडू साहब ने जो चाहा उसके बहुत करीब पहुंचे। कुछ लोग इसे राजनीतिक परिपक्वता कहते हैं, कुछ लोग पलटू राम कहते हैं। नायडू साहब खुद कहते हैं, मैं जनता के लिए काम करता हूं। जो भी हो, इनकी राजनीतिक यात्रा बताती है कि धैर्य रखो, मौका आता है। अब नंबर 3, और यह नेता जो पलटने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इन्होंने इतनी बार पाला बदला कि अब मैं भी गिनते गिनते थक गया। नंबर 3, नीतीश कुमार। बिहार के नीतीश कुमार, पलटू चाचा, यह नाम मैंने नहीं दिया, विरोधियों ने दिया है, लेकिन यह नाम इनके करियर को बहुत अच्छे से बयान करता है। नीतीश कुमार की कहानी समझनी हो तो एक टाइमलाइन जरूरी है। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। 1996 में एनडीए के साथ वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने। 2005 में बिहार में एनडीए ने जीत हासिल की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 में फिर जीत, बड़ी जीत, बिहार बदलने लगा था, सड़कें बनी, बिजली आई, अपराध कम हुआ, नीतीश जी की इमेज विकास पुरुष की बनी। 2013 बड़ा मूड, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश जी ने कहा, यह मुझे मंजूर नहीं, और एनडीए छोड़ दिया। इस वक्त मोदी विरोध करना उनके लिए फायदेमंद लग रहा था। 2014 में बिहार में पार्टी का बुरा हाल हुआ, खुद इस्तीफा दे दिया। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया महागठबंधन, मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीते, बड़ी जीत, नीतीश फिर मुख्यमंत्री। 2017 में लालू के बेटों पर भ्रष्टाचार के मामले आए। नीतीश जी बोले, मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता। लालू से नाता तोड़ा और उसी रात मोदी जी से मिले, एनडीए में वापस। एक ही रात में महागठबंधन टूटा, एनडीए बना। 2020 का चुनाव जीते, 2022 में फिर पलटे, एनडीए छोड़ा, इंडिया गठबंधन में गए। राहुल जी के साथ मंच पर देखी, मोदी जी की आलोचना की। 2024 में फिर एनडीए में, और इस बार 12 सांसद लेकर आए जो सरकार बनाने के लिए जरूरी थे। यानी 2013 बीजेपी छोड़ी, 2017 बीजेपी में वापस, 2022 बीजेपी छोड़ी, 2024 बीजेपी में वापस। 4 बार पाला बदला। बिहार के लोग कहते हैं, नीतीश जी से मिलने से पहले पूछ लो आज कौन सी पार्टी है। लेकिन यह भी सच है, हर बार जब भी नीतीश कुमार एनडीए में रहे, बिहार में सरकार उनकी रही, और 2025 में भी बिहार चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर जीते। कुछ लोग इसे लचीलापन कहते हैं, कुछ इसे सत्ता की भूख। अब नंबर 2, और यह शख्स अकेले पूरे पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। कांग्रेस ने इनका सपना तोड़ा और उन्होंने कांग्रेस के सपने तोड़ दिए। नंबर 2, हेमंत बिस्वा शर्मा, असम। 2015 से पहले की बात करो, असम की राजनीति में एक ही नाम था, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के। 2001 से जलुकबारी विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं, एक बार भी नहीं हारे। उसी सीट से आज भी जीतते हैं। तरुण गोगोई की सरकार में नंबर 2 की ताकत, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, एक साथ कई विभाग। कांग्रेस की पूरी असम सरकार इन्हीं के कंधों पर चलती थी। जमीन से जुड़े हुए असम के हर कोने को जानते थे, हर नेता को पहचानते थे, और एक सपना था असम के मुख्यमंत्री बनने का। यह सपना उन्होंने छुपाया नहीं, पार्टी को भी पता था। 2014 में उन्होंने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबरें आई कि मुलाकात ठीक नहीं रही। कांग्रेस हाईकमान का स्पष्ट संदेश था, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ही रहेंगे, तुम्हारी बारी नहीं आने वाली।
हेमंत जी ने घर आकर सोचा और फैसला किया। 2015 में कांग्रेस को अलविदा कहा, बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह ने उन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि हेमंत सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक पूरा राजनीतिक नेटवर्क थे। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में उनके संपर्क थे। वहाँ के नेताओं को जानते थे, गठबंधन बना सकते थे। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA का संयोजक बनाया गया और फिर एक एक करके 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी। 15 साल बाद कांग्रेस हारी। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, हर जगह बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बनी। 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने। वो सपना जो कांग्रेस ने तोड़ा था पूरा हुआ और कांग्रेस पूर्वोत्तर में लगभग साफ हो गई। यह एक इंसान की नाराजगी का नतीजा था। अगर उस दिन सोनिया गांधी ने कहा होता, हेमंता थोड़ा इंतजार करो, हम मौका तुम्हें भी देंगे, तो शायद आज पूर्वोत्तर की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन वो नहीं हुआ और राजनीति में जो मौका नहीं दिया जाता वो इंसान खुद अपना मौका बना लेता है। हेमंता जी ने बनाया। अब नंबर 1, और यह वो शख्स है जिनकी कहानी सबसे बड़ी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पार्टी नहीं बदली, राहुल गांधी की पीठ में छुरा घोंपा, एक पूरी राज्य सरकार गिरा दी, 22 विधायकों को साथ लेकर निकल गए और यह सब उस पार्टी के लिए किया जिसे वो खुद देश को बांटने वाली बोलते थे। नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर। महाराजा माधवराव सिंधिया के बेटे, राजघराना ऐतिहासिक शानदार। पिता माधवराव सिंधिया खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2001 में उनका विमान दुर्घटना में निधन हुआ। पिता के जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी गुना सीट से चुनाव लड़ा, जीते और फिर 2002, 2004, 2009, 2014 4 बार सांसद। मनमोहन सरकार में बिजली राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार। राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में जब राहुल जी नहीं जाते, सिंधिया साथ होते। जब राहुल जी कहीं जाते, सिंधिया साथ होते। जब कांग्रेस रैली होती, सिंधिया मंच पर होते। कांग्रेस का युवा चेहरा, मध्य प्रदेश की उम्मीद। और बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा था, बीजेपी की विचारधारा भारत की विविधता के लिए खतरा है। मोदी जी की हर नीति पर सवाल उठाते थे, टीवी पर आते थे और बीजेपी को घेरते थे। 2019 में गुना से चुनाव हारे। यह हार बड़ी थी, पारिवारिक सीट, इज्जत का सवाल। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया गया। सिंधिया जी को दरकिनार किया गया। नाराजगी बढ़ी। 2020 की शुरुआत में सिंधिया और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई, खबरें आई कि बात नहीं बनी और फिर 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, इस्तीफा दिया और 22 कांग्रेसी विधायकों को साथ लेकर निकल गए, बीजेपी में शामिल हो गए। उसी दिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 13 दिन बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। एक इंसान ने एक दिन में पूरी राज्य सरकार गिरा दी। इतिहास में यह घटना दर्ज है। सिंधिया जी को बीजेपी ने राज्यसभा सीट दी, फिर हवाई मंत्री बनाया। 2024 में लोकसभा जीते, अब संचार मंत्री हैं। राहुल गांधी के बारे में सोचो, जिसे तुम अपना सबसे करीबी दोस्त मानो, जिसके साथ सालों से हो, जिसके लिए लड़े और एक दिन वही इंसान सबसे बड़ा राजनीतिक झटका बन जाए। यह दर्द राजनीतिक नहीं है, यह निजी था। और एक आखिरी बात, सिंधिया जी के पूर्वज महाराजा थे। ग्वालियर रियासत इतिहास में राजघरानों का एक सिद्धांत रहा है, जो सबसे ताकतवर हो उसके साथ रहो। शायद यही परंपरा आज भी चली आ रही है, बस पहले दिल्ली की जगह ग्वालियर का किला होता था, आज दिल्ली का दरबार है।